नमस्कार दोस्तों। 11th क्लास इकोनॉमिक्स चल रही है। एनसीईआरटी किताब चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। हम लोग शुरू कर सकते हैं वो गवर्नमेंटल स्कीम्स जो कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए हमारी सरकार ने चलाई। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। पुअर को बचाने के लिए सरकार अलग अलग प्रकार के अल्टरनेटिव्स लाने की सोच रही थी और एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव था इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आगे आने वाले 5 ईयर प्लान पे इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू पॉवर्टी को कम करने की बात की गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने की बात की। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बढ़ेगी। क्या बताया जा रहा है? पॉलिसी मेकर स्टार्टेड थिंकिंग दैट इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर कुड बी रेज्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ एडिशनल एसेट्स एंड बाय मींस ऑफ वर्क जनरेशन। पॉलिसी मेकर्स को जब ये पता चला कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को जो हम टारगेट कर रहे हैं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ से ग्रोथ तो हो रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, बट रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ एडिशनल एसेट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल वर्क जनरेशन करना पड़ेगा। और ये किसके थ्रू अचीव किया जा सकता है? दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्पेसिफिकली चलाए जाने की बात की गई। यहाँ देखिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक काम होता नजर आ रहा है। उस समय की आइकॉनिक फोटो है। तो इस टेबल में उठा उठा के गिट्टी डाल रहे हैं लोग और उसके लिए इनको पैसा मिलेगा। तो ये तो एक बात होगी कि स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाइए आप, जिससे लोगों की और जो पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम में सॉल्व होगी। उसके बाद ये जो सेकेंड अप्रोच थी हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान। 1961 में जो थर्ड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, 1961 से लेकर 1966, 1961 से 66 तक, यहाँ पे ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की अप्रोच है वो आगे आगे बढ़ती ही जाएगी। आज तक ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की अप्रोच के चलते हम लोग सोशल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम शुरू की गई थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के एग्जाम्पल की, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम वो थी 1970s की फूड फॉर वर्क। ठीक है भाई। फिर बात की जाए, ज्यादातर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए वो 5 ईयर प्लान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से शुरू किए गए। तो थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में शुरुआत में सोच लिया जाता था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और उस हिसाब से फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती थी। बेसिकली फोकस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ाने पे और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ाने पे। ये दो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बढ़ाएंगे तो पॉवर्टी कम हो सकती है, ऐसा सोचा गया। तो भाई 2008 तक बहुत सारे ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जिसको REGP बोला जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY, फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। जो पहला प्रोग्राम है जिसको आप बोलोगे यहाँ पे क्या, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ओके, द फर्स्ट प्रोग्राम एम्ड एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज। एक्चुअली में यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की, रूरल वाले की बात नहीं की जा रही, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात की जा रही। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई अर्बन इलाकों में। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे सामने आया, जिसका नाम था KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। इस प्रोग्राम में ये बोला गया कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स और इन लोन से स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा। ठीक है। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल अर्बन एरियाज, इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है कि किसी भी प्रकार का एंटरप्राइज खोल सकते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और इनको खुद भी एम्प्लॉयमेंट मिले। मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर बैंक लोन्स भी प्रोवाइड किए गए कि छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश किए जाए। अब जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है उसकी तो कमाई हो गई होगी, उस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट होंगी। फिर ये SJSRY करके जो प्रोग्राम है जिसको बोला था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को पैदा कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी, वेज एम्प्लॉयमेंट को भी अर्बन इलाकों में। ठीक है भाई। ये सब आज की डेट में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बन गया। बेसिकली देखिए ये स्कीम सब बहुत पुरानी हो गई है। आज की डेट में जो बहुत प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात कर लीजिए, मनरेगा की बात कर लीजिए, तो ये सब प्रोमिनेंट है, ये पुरानी स्कीम्स हैं, कभी कभी ये न्यूज में आती हैं। ठीक है। तो इनके बारे में आप NCERT में पढ़ते हो, करंट अफेयर्स में भी कभी देखने को मिलती है। वीडियो पर लाइक का बटन आई होप आपने बता ही दिया होगा दोस्तों। ठीक है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाइए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके यूनियन डॉक्टर जवाब दूंगा।
और ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कवर हो रही है, तो आप हेल्प कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। फिर आगे बात करते हैं। अर्लियर अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन टू फैमिलीज और इंडिविजुअल्स। Since the 1990s, this approach has been changed. Now those who wish to benefit from these programs are encouraged from self-help groups. पहले जब फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था तो किसी एक इंडिविजुअल को, फैमिली को, ग्रुप को, अब आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने पड़ेंगे। सरकार ने बोला है कि भाई फैमिलीज के पास जो जाता है या एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जो जाता है वो कभी एक प्रोडक्टिव एसेट में या लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो ग्रोथ पैटर्न में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो 1990 से सरकार ने बोला कि भाई सरकार की तरफ से मदद जाएगी, सरकार बैंकों को बोलेगी कि भाई लोगों को पैसा दिया जाए बशर्ते लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ वॉलंटरी ग्रुप्स बनते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, किसी भी हिसाब से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरदार सरोवर डैम बना, सरदार सरोवर डैम के चलते वहां पे जो लोग रहते थे उनके घर डूब गए, उन्होंने वहां पे फिशिंग का ऑक्यूपेशन शुरू किया और अपने फिशिंग के ऑक्यूपेशन को बाहर के एक्सप्लॉयटेटर से बचाने के लिए उन्होंने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा, काम को सेग्रीगेट करेगा, कुछ लोग फिशिंग करेंगे, कुछ लोग फिश की मार्केटिंग करेंगे, कुछ लोग जाके उसको मार्केट में बेचेंगे, काम बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, सब लोग कमाएंगे। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सरकार ने सबसे बोला कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, पैसा बचाओ और आपस में आप लोग पैसे को स्मॉल लोन्स की तरह जरूरत के हिसाब से समय समय पे एक दूसरे को दे सकते हो। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरुआत में बैंकों अपने आपस में पैसा लेन देन करेगा, धीरे धीरे अपने आप को रजिस्टर करके बैंकों से भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने लगेगी। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली जो स्कीम है ना दोस्तों, ये इंडिया में खासी सक्सेसफुल हुई है और बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली स्कीम को जोड़ा गया है, ठीक है ना भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए। अब फिर आगे बात कर लेते हैं किसकी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ग्राम में मतलब रूरल इलाकों में स्वरोजगार मतलब खुद से एम्प्लॉयमेंट पैदा करने में आप कुछ काम करो, तो यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इम्प्लीमेंट करने में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल किया गया। अब इस SGSY को, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को आप बोलते हो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, ओके। और अब फाइनली इसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ही बोला जाता है। अब ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये तो हो गई भाई रूरल इलाकों में। इसके प्रकार की एक अर्बन इलाकों में भी चल रही NULM, जिसको बोलते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कि किसके लिए है, अर्बन पुअर के लिए। आगे अगर आप बात करो तो गवर्नमेंट के पास एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू वो पुअर अनस्किल्ड पीपल के लिए रूरल इलाकों में वेज एम्प्लॉयमेंट पैदा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे एक रेवोल्यूशनरी एक्ट की, 2005 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और बोला कि भाई गांव के इलाकों में हर रूरल हाउस होल्ड का वो एडल्ट वॉलंटियर जो कि काम मांगता है गांव के इलाके में, उसको मैनुअल वर्क प्रोवाइड किया जाएगा एक साल में कम से कम 100 दिन का। इसको बोला गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भी बोला गया है। तो वो गरीब गांव के इलाकों में, ठीक है, जो कि मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार है। ये डिमांड बेस्ड वर्क है कि अगर एक गरीब हाउस होल्ड में किसी भी एडल्ट को चाहिए काम तो वो जाके अथॉरिटी से बोल सकता है हमको काम दो और काम दिया जाएगा। 2018-19 में 5 करोड़ हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली थी इस मनरेगा के लॉ के अंदर। तो ये मनरेगा का लॉ काफी इंपॉर्टेंट रहा है। फिर एक और अप्रोच है एड्रेस करने के लिए पॉवर्टी को, वो क्या है कि मिनिमम बेसिक एमिनिटीज आप लोगों को प्रोवाइड करो। इंडिया एक ऐसा देश है दुनिया भर में जिसने कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू लोगों की बेसिक जरूरतों को समझकर उनको पूरा करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि हम इन जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरीके से फेल किए हैं, बट एटलीस्ट हमने कोशिश तो की। जैसे कि लोगों की सोशल कंजम्पशन नीड्स का ध्यान रखना, क्या चीज, प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। कहीं ना कहीं हमारे देश में बात की जाती है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे खाने की ग्रेन्स प्रोवाइड करिए, एजुकेशन प्रोवाइड करिए। तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन को लोगों को देने की कोशिश की गई ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारा जा सके। यहाँ पे कंजम्पशन जो है लोगों का उसको सप्लीमेंट किया जाए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए, एजुकेशन और हेल्थ उनको अवेलेबल कराई जाए ताकि ह्यूमन रिसोर्स उनका डेवलप हो और फिर वो फाइनली देश के एम्प्लॉयमेंट, देश के डेवलपमेंट में ही रोल प्ले करेंगे, ठीक है भाई। और ये अप्रोच की हल्की फुल्की जो बातें थी वो 5th 5 ईयर प्लान में देखने को मिली थी। क्या बोला गया, इवन विद एक्सपेंडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज the poor will not be able to buy for themselves all essential goods and services. This has to be supplemented up to certain
minimum standards by social consumption and invested in the form of essential food grains, education, health, nutrition, drinking water, housing, communication, electricity. तीसरी अप्रोच जो पॉवर्टी से डील करने की थी, इससे पहले मैंने दो अप्रोच की बात की। ये जो तीसरी अप्रोच है पॉवर्टी से डील करने की, इसमें ये बोला गया कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने से कुछ नहीं होने वाला। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बाद भी बहुत से ऐसे गरीब रह गए इंडिया में जिनके पास कुछ नहीं बच रहा है, तो उनको ऑन ग्राउंड मदद देनी पड़ेगी, उनको ऑन ग्राउंड एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो भाई उनको एजुकेशन के फील्ड में न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड ग्रेन्स, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक तौर पे सरकार को अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देके हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये गरीब अपने लिए सब कुछ खरीद लेंगे, तो नहीं खरीद पा रहे, ये हमने देख लिया। फिर भाई यहाँ पे इन सब चीजों को देने के लिए 3 मेजर प्रोग्राम्स चलाए गए, जो कि फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर के बारे में। तो फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर के लिए जो सबसे पहली रेवोल्यूशनरी स्कीम है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस स्कीम। आज की डेट में भी फेयर प्राइस शॉप्स में आपको जाके अनाज मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा है ना, हमारे देश की लगभग 67-70% पॉपुलेशन को आपका गेहूं मिलेगा 2 रुपए प्रति केजी पे, चावल मिलेगा 3 रुपए प्रति केजी पे। ठीक है भाई, तो वो सब पीडीएस की फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू ही मिलता है। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई, मिड डे मील स्कीम बनाई गई। फिर अगर आप बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशंस को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशंस को सुधार रहे हैं। कुल मिला के बहुत से ऐसे सेक्टर्स में जहां पे बेसिक फैसिलिटी सरकार सीधे तौर पे लोगों को अवेलेबल करवाए, ऐसा सरकार ने बहुत लंबे समय से कोशिश की है। तो शुरुआत में दूसरे, तीसरे, चौथे 5 ईयर प्लान में सरकार ने भाई कोशिश की कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जब पूरा काम नहीं बन पाया तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी इन गरीबों को अफोर्डेबल रेट पे या बिल्कुल फ्री देनी ही पड़ेंगी, नहीं तो ये बेचारे गरीब ही रह जाएंगे। फिर सरकार के कुछ और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलते हैं टू हेल्प ऑफ फ्यू स्पेसिफिक ग्रुप्स। जैसे सरकार का एक प्रोग्राम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है प्रोग्राम। इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के चलते वो एल्डरली पीपल, वो बूढ़े लोग जो कि भाई अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते या जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इन एल्डरली लोग का कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, तो कम से कम इनको एक पेंशन तो दे दो मिनिमम, जिससे वो अपना खर्चा चला सके, अपना खाना पीना ढूंढ सके। जो पुअर वुमेन है, जो कि डेस्टिट्यूट है, विडोज है, उनको भी इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है भाई। फिर सरकार ने कुछ स्कीमें चलाई गरीब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए। फिर 2014 में एक स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिससे लोगों को बोला गया कि बैंक अकाउंट खुलवाओ, इससे सेविंग क्रेडिट होगी, और अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपको कुछ हद तक गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा। सब्सिडी अगर आपको चाहिए तो सीधे अकाउंट में आपके सब्सिडी आएगी, तो मिडिल मैन का करप्शन खत्म हो जाएगा। ईच अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, 30 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे शुरू की। फिर बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से क्रिटिकल असेसमेंट। देखिए यहाँ क्या पे लिखा हुआ है, एफर्ट्स एट पॉवर्टी एलिवेशन हैव बोर्न फ्रूट इन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द परसेंटेज ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन सम स्टेट्स इज नाउ वेल बियर द नेशनल एवरेज। ठीक है भाई, नेशनल एवरेज है जो पॉवर्टी का, कुछ स्टेट्स में वो कम आ चुका है नेशनल एवरेज से। मतलब अगर आप बात कर लो केरला जैसे स्टेट्स की, तो नेशनल एवरेज जो है पॉवर्टी का उससे बहुत कम है केरला का पॉवर्टी लेवल। ठीक है भाई। लेकिन अगर आप बात करो ओवरऑल, कुछ स्टेट्स का पॉवर्टी लेवल नेशनल एवरेज से कम होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नेशनल एवरेज अगर वो एवरेज है तो कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे पॉवर्टी लेवल ज्यादा होगा। तो एज अ कंट्री हमारे सामने प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम अभी पहले परसिस्ट कर रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो भाई हंगर की प्रॉब्लम है, मलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज आज की डेट में इंडिया में बहुत अलग अलग भागों में कॉमन फीचर बन चुकी है। तो भाई पॉवर्टी एलिविएशन जो है प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ी। पिछले 5.5 डिकेड्स में हमने देखा पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच, तीनों अप्रोच मैंने आपको बताई है, बट कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देखने को नहीं मिला है। प्रोग्राम्स चलते रहे हैं। 5th ईयर प्रोग्राम से जो चालू की गई थर्ड अप्रोच कि हाँ भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रखेंगे, बेसिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसी ढर्रे पे आज की डेट में हम लोग चलते चले आ रहे हैं। किसी भी प्रकार के रेडिकल चेंजेस नहीं हुए ओनरशिप ऑफ एसेट्स में, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, वो कैसे ही होंगे। अभी कैपिटलिज्म को आप कैसे बदलोगे, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स डोमिनेट करते हैं इस प्रोडक्शन के प्रोसेस को। तो बेसिकली अगर आप बात करो
तो जिस ढर्रे पे हम लोग अभी चल रहे हैं ना, उस ढर्रे पे आगे हम लोग की जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ने ही वाली है। ठीक है भाई, इनइक्वालिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि ओनरशिप ऑफ एसेट्स वैसे का वैसा ही है। प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट है वो एसेट्स को ओन करते हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस सेम है, बेसिक एमिनिटीज फॉर द नीडी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट उस लेवल पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो भी प्रोग्राम्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया उसके बारे में क्या बोला जाएगा। स्कॉलर्स व्हाइल असेसिंग दीज प्रोग्राम्स स्टेट 3 मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न व्हिच प्रिवेंट देयर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। जो भी आपको मैंने पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स पहले बताए, उनके इंप्लीमेंटेशन में 3 मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है। क्या बताया जा रहा है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स द बेनिफिट्स फ्रॉम डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर। क्या बोला जा रहा है भाई? हमारे सरकार ने बहुत से पैसा रिलीज किया, सीधे सीधे पॉवर्टी एवोल्यूशन की बात करी, लेकिन इसका फायदा पुअर लोगों को नहीं मिला, नॉन पुअर लोगों को ज्यादा मिला। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो जितनी हमारी देश में पॉवर्टी है उसके हिसाब से जो पैसा एलोकेट किया गया है या जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज allocated for this program is not sufficient। ठीक है भाई, तो पहली चीज क्या बताई गई? पहली चीज ये बताई गई कि जो भी सरकार ने मदद दी वो मदद सही लोगों के पास नहीं पहुंची, गरीबों के पास नहीं पहुंची, अमीर उसका फायदा उठा रहे थे, नॉन पुअर्स का फायदा उठा रहे थे। दूसरा, जितनी मदद की जरूरत है गरीबी दूर हटाने के लिए उतनी मदद सरकार की तरफ से आ नहीं रही, पैसा बहुत कम एलोकेट हो रहा है। और तीसरा, ये प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बैंक ऑफिशियल पे डिपेंड करता है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बैंक ऑफिशियल इल मोटिवेटेड है, इनएडिक्वेटली ट्रेंड है, करप्शन प्रोन है एंड दे आर वल्नरेबल टू लोकल एलिट्स। तो भाई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लोकल लेवल पे इंटरफेरेंस होता है इनके काम करने के तरीके पे, जिसके चलते पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जमीन पे पहुंच नहीं रहे, और जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं वो इनएफिशिएंटली यूज हो रहे हैं और कभी कभी बर्बाद भी किए जा रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेशन इन लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन का प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में ये सब चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव आल्सो फेल्ड टू एड्रेस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वल्नरेबल पीपल हु आर लिविंग ऑन और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। जो लोग पॉवर्टी लाइन के पास है या तो उनसे बिल्कुल नीचे है, थोड़ा सा पास है या ऊपर है, उनके हालात कुछ अच्छे नहीं है, बहुत वल्नरेबल है। अगर आप कोविड-19 की बात करिए तो कोविड-19 के समय पे कुछ ऐसा देखा गया कि जो लोग जस्ट पॉवर्टी लाइन पे थे या हल्का सा पॉवर्टी लाइन पे ऊपर थे वो बिल्कुल ही पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए मास लेवल पे। ऐसा बहुत सी रिपोर्ट्स बता रही हैं, हालांकि कभी ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्टों में आता नहीं है क्योंकि सरकार कभी अपनी बुराई को पब्लिश नहीं होने देती है। फिर आगे बात की जाए, इन सब बेसिस पे हमको एक चीज पता चल रही है कि अगर इकोनॉमी में हाई ग्रोथ हो रही है तो सिर्फ हाई ग्रोथ के दम पे आप पॉवर्टी को घटा नहीं सकते हो। यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए पुअर का। विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल। जब तक पुअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी प्रोग्राम का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो पॉवर्टी को अगर आपको इफेक्टिवली इरेडिकेट करना है तो भाई जब ग्रोथ में पुअर भाई पार्टिसिपेट करने लगेंगे, और कहीं ना कहीं ग्रोथ में पुअर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे ग्रोथ प्रोसेस में, समझिए बात को, हमारे यहाँ पुअर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है। तो ग्रोथ प्रोसेस में जब पुअर्स को पार्टिसिपेशन दिया जाएगा तो वो ग्रो करने लगेंगे। यहाँ पे बेसिकली वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की जाती है। यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई ट्रेड यूनियंस को स्ट्रॉन्ग करो, जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में उनके जो राइट्स हैं, लेबर राइट्स, उनको मेंटेन करो। मैनेजमेंट कैसे चलेगा इंडस्ट्रीज में, इसमें उन लेबर को वॉइसेस दो। इस प्रकार की चीजें अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनके दम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो खुद ग्रोथ प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है भाई, लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि कभी भी कॉर्पोरेट्स अपने मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज को कभी कुछ बोलने देंगे? एम्प्लॉयज आर जस्ट पपेट, एक आएगा दूसरा जाएगा। मतलब सरकारी छोड़ दो तो प्राइवेट कंपनियां कुछ इसी तरीके से सोचती हैं। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? दिस इज पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन इनकरेजिंग पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड गेट एम्पावर्ड। सोशल मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी की पुअर पीपल अपने आप को एम्पावर्ड फील करें। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक गरीब आदमी बस यही सोचता रहता है कि जैसे तैसे खाने पीने का इंतजाम कर लो, वो एम्पावरमेंट का क्या ही सोचेगा यहाँ पे। आप समझ रहे हो बात को? फिर भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बात करने की बात की जाती है। देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए आपको 3 चीजें बढ़ानी ही पड़ेंगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता।
एक है स्किल डेवलपमेंट, एक है हेल्थ, एक है लिटरेसी। ये तीन चीजें अगर आप बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और देश के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे जो पोवर्टी स्ट्रिकन एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करना, स्कूल, रोड, पावर, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कहीं ना कहीं उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उस लेवल की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनाना जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, अगर हम उस लेवल का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं। फाइनली बात करें कंक्लूजन की, 7 डेकेड्स हो चुके हैं कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के। 1947 से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 75 साल होने वाले हैं हमारे इंडिपेंडेंस के 2022 में। ठीक है भाई, जो भी पॉलिसी सरकार की आई उनका एम था रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्वालिटी सोशल जस्टिस। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ नहीं है। पॉवर्टी एलिविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे इन पॉलिसी मेकर्स के सामने। जो भी सरकार राज में रही है कहीं ना कहीं उसने कोशिश तो की है चीजों को ठीक करने की, पर वो कर नहीं पाए, पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिवेट कर नहीं पाए। और अभी की सरकारों का भी जो मोडस ऑपरेंडी है कि कॉर्पोरेट्स को मदद देके इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आओ, उससे इनइक्वालिटी बढ़ने वाली, कहीं कम नहीं होने वाली। देश में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जरूर कम हुए हैं, लेकिन प्रपोर्शन ऑफ पुअर कम नहीं हुए, क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर भी भाई अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। कुछ स्टेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट ओवरऑल नेशनल एवरेज जो है ना वो बहुत खराब है। ओके, उसके बाद ये बोला गया है कि भाई अब तक हमने पैसा बहुत एलोकेट किया है, पैसा खर्च भी बहुत किया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जितना पैसा एलोकेट किया था वो इनफ नहीं था, और जो एलोकेट किया भी थोड़ा बहुत उसको सही तरीके से स्पेंड नहीं किया गया। हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पर कैपिटा इनकम में, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में जिसकी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं जिंदा रहने की। आगे क्या बताया जा रहा है कि ओवरऑल अगर हम अपने देश की सक्सेस को बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की सक्सेस के साथ कंपेयर करें तो ज्यादातर जो हमारा नेशनल एवरेज है वो दुनिया भर की डेवलप्ड कंट्री से कंपीट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल हैं, कुछ सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी है, कुछ रीजन्स ऑफ द कंट्री हैं जो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपीट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे हैं, आईएम अहमदाबाद टाइप की कॉलेजेस से निकले हुए, दुनिया भर के नेचुरल टैलेंट, दुनिया भर के भाई एमबीए टैलेंट के साथ कॉम्पीट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको पीछे भी छोड़ते हैं। कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया के जो कि दुनिया भर के सेक्टरों में सबसे अच्छे, दुनिया भर के फार्मेसी और आईटी में सबसे अच्छे माने जाते हैं। कुछ रीजन है हमारे देश के, फॉर एग्जांपल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात कर लीजिए, वो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के रीजन्स को टक्कर दे रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देश की बात करोगे तो हम डेवलप्ड कंट्रीज के सामने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो हमारे बहुत गंदे हो रखे हैं। यहाँ पे आपको इस पूरे चैप्टर का रिकैप दे रखा है। रिकैप मुझे आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, एक छोटा सा पेज छूट गया है आपको एक्सप्लेन करना, इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है रामदास कोरवास रोड टू नोवेयर। यहाँ बताया गया कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितने गंदी तरीके से होता है। रामदास कोरवा रहते हैं राजकेथा विलेज में, ठीक है ना। इनको ये पता चला कि भाई इनके विलेज के लिए सरकार एक सड़क बनवा रही 17.44 लाख रुपए खत्म करके, जबकि सड़क ऑलरेडी बनी हुई थी। हुआ ये 1993 की बात है। अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि एक 3 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे जो कि राजकेथा विलेज में जाएगी, और उसके लिए 17.44 लाख रुपए एलोकेट किया गया। सुरगुजा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे ट्राइबल्स 55% आबादी है, और यहाँ पे पहाड़ी और हिल कोरवास रहते हैं। इनको प्रिमिटिव ट्राइब माना गया है, ये बॉटम 5% में आते हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जा रहे हैं और बहुत सारा समय एलोकेट किया गया है। तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पहाड़ी कोरवा, इसको एलोकेट किया गया है 42 करोड़ रुपया। 5 साल में इस 42 करोड़ रुपए को खत्म करना है, और इसी पहाड़ी कोरवा कम्युनिटी के हैं रामदास कोरवा। अब अगर आप बात करो तो पहाड़ी कोरवास है कितने, टोटल 15,000 है, ठीक है। मेनली ये जो प्रोजेक्ट है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होना है। बट राजकेथा नाम का जो विलेज है ना, वहां पे एक पहाड़ी कोरवा मार्ग बनवाना है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो विलेज है राजकेथा नाम का, यहाँ पे केवल एक पहाड़ी कोरवा रहता है, वो है रामदास कोरवा। तो रामदास कोरवा के लिए एक सड़क बनवाई जा रही है इस विलेज में। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि सड़क वहां पे ऑलरेडी बनी हुई है।
रामदास कोरवा से पूछा गया तो रामदास कोरवा ने पूछा कि भाई आप मेरे चलते मेरे गांव में एक कच्ची सड़क लेके आ रहे हो, ऑलरेडी कच्ची सड़क है, आपने उसके ऊपर थोड़ी मोड़ी मिट्टी डाल के 17.44 लाख रुपए खत्म कर दिए, ठीक है ना। मतलब आपने 17.44 लाख खत्म किए, पक्की रोड भी नहीं बनवाई, कच्ची रोड ही है, उसके ऊपर मेरे लाल मिट्टी डाल के आपने 17.44 लाख खत्म कर दिए। रामदास ने बोला मुझे ये सड़क चाहिए नहीं भाई, मुझे थोड़ा पानी कर दो। आप एक काम करो, इस रोड पे 17.44 लाख खत्म करने के बजाय कुछ हजार रुपया खत्म करके मेरा कुआं बनवा दो, तो मैं कम से कम पानी निकाल के अपनी खेती कर लूंगा, पैसा कमा लूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जितना पैसा इन सड़कों को बनाने में खत्म कर रही थी 42 करोड़ रुपया, अगर रामदास कोरवा जैसे बाकी कोरवास के अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया जाता तो उसकी इंटरेस्ट की इनकम से ये लोग अच्छा खासा कमा के जी लेते, सुरगुजा में जितनी महंगाई है उसके हिसाब से। तो कुल मिला के इस आर्टिकल के थ्रू ये बताया जा रहा था कि केवल एक कोरवा फैमिली के लिए उस गांव में विलेज के मिट्टी डालने के लिए, एक 3 किलोमीटर की सड़क पर मिट्टी डालने के लिए 17,40,000 रुपए खत्म कर दिए गए। पक्की सड़क तक नहीं बनवाई गई, थोड़ी मिट्टी डालने के लिए 17,40,000 खत्म कर दिए गए, जबकि उस एक पर्टिकुलर रामदास कोरवा को कुछ हजार रुपए खत्म करके अपनी जमीन पे एक कुआं चाहिए था, बट उसकी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। तो बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई जाती हैं, ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत पॉलिटिकल होती हैं, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत गलत तरीके से होता है। इनके इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको एक्चुअली में क्या परेशानियां है वो परेशानी नहीं पूछी जाती, बस ऊपर के पॉलिटिकल बॉसेस जो डिसाइड कर देते हैं कि हाँ भाई इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट कर दो, वैसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ग्राउंड लेवल पे लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी रियल रिक्वायरमेंट है, ये उनसे कभी पूछा नहीं जाता, जिसके चलते इनएफिशिएंसी आती है और पूरे चांसेस है क्या करप्शन भी हुआ है। क्योंकि सिर्फ मिट्टी डालने के लिए 17.44 लाख का बजट दिखा दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग काम करवा रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे करप्शन भी किया होगा। तो पॉवर्टी के हमने बहुत से फैसेट्स को इस चैप्टर में खंगालने की कोशिश की है। चैप्टर 5 से मैं चीजों को कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अपने कमेंट बॉक्स से वीडियोस पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं, इसके व्यू पॉइंट जरूर छोड़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।